वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास को अगर रीड करना है, ध्यान से सुनना, आधुनिक भारत के इतिहास को अगर लर्न करना है, याद करना है, तो अपने को शुरुआत करनी है औरंगजेब के उत्तराधिकारियों से। अब औरंगजेब के उत्तराधिकारियों से अपन कुछ इस प्रकार से याद करें कि कुछ प्रश्न तो अपने कंपटीशन में आने वाले अपनी इस क्लास में हों, तो वो ही उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम आप लोगों से आज के चर्चा करेंगे। देखिए, औरंगजेब जो था, औरंगजेब के उत्तराधिकारी कब शुरू होंगे? जब उनकी मृत्यु होगी। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है आधुनिक भारत की शुरुआत में ही कि औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वह होती है 3 मार्च को, और सन है 1707। प्रश्न बन गया फर्स्ट कि औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, कब हुई? तो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। जगह का नाम था अहमदनगर। कहाँ पर हुई भाई? अहमदनगर है। अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद के समय को इतिहास में उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? उत्तरोत्तर मुगल काल। उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से इस समय को जाना जाता है। औरंगजेब के बाद के समय को उत्तरोत्तर मुगल काल, ठीक है। और आधुनिक भारत का इतिहास यहीं से शुरू होता है। प्रश्न 2 आपको याद हो गए होंगे। पहला प्रश्न बन गया क्या कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो आप बताएंगे 3 मार्च 1707 को। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो आप बताएंगे अहमदनगर में। इतनी बात अगर आपको याद हो गई, और इस समय को अपन क्या कहेंगे? तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरोत्तर मुगल काल हम इसको कहेंगे। फिर एक और प्रश्न बन जाता है भाई, इसके बाद का समय जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी हैं, इस समय को उत्तरोत्तर मुगल काल तो कहते हैं, लेकिन यह जो मृत्यु का दिन है इसको माना जाता है मुगल साम्राज्य के पतन का सूचक। ध्यान में रखना, मुगल साम्राज्य के पतन, भाई इनकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। तो मुगल साम्राज्य के पतन का सूचक किसे माना जाता है? ये बढ़िया प्रश्न बनता है, आपको ध्यान देने की जरूरत है शब्दों पे। मुगल साम्राज्य के पतन का सूचक जो माना जाता है वह इस डेट को माना जाता है, या अपन ये कहें कि औरंगजेब की मृत्यु के दिन को मुगल साम्राज्य के पतन का सूचक माना जाता है। इतनी बात अगर आपको याद हो गई तो हम चर्चा करते हैं आगे। अब देखिए, औरंगजेब जो था उसके 4 पुत्र थे। औरंगजेब के कितने पुत्र थे भाई? 4 पुत्र थे। उत्तराधिकारी बन रहे हैं ना, तो 4 पुत्र कौन से थे? नंबर 1 शहजादा अकबर, शहजादा या शाहजादा अकबर। फिर दूसरे नंबर का जो इसका पुत्र था उसका नाम था मुअज्जम। क्या नाम था भाई? मुअज्जम। मुअज्जम के बाद मुहम्मद आजम। मुअज्जम के बाद क्या था? मुहम्मद आजम। और मुहम्मद आजम के अलावा एक और इनका जो पुत्र था उसका नाम था काम बख्श। क्या नाम था भाई? काम बख्श। काम करो बख्श दो। ये 4 इनके पुत्र थे। किसके? औरंगजेब के। कौन कौन से? शहजादा अकबर, मुअज्जम, मुहम्मद आजम और काम बख्श। आ गई बात समझ में? चारों के नाम याद रखेंगे। अकबर है, मुअज्जम है, मुहम्मद आजम है और काम बख्श है। अकबर, शहजादा अकबर। अकबर जो था ना वह पहले इनकी नीतियों का घोर विरोधी था। यह पहले ही मर चुका था। इसलिए उत्तराधिकार की जो लड़ाई जो शुरू होती है किनके बीच में होती है? इन तीनों बेटों के बीच में, इन तीनों पुत्रों के बीच में। औरंगजेब के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई होती है किन किन के बीच में? मुअज्जम, मोहम्मद आजम और काम बख्श। आ गई बात समझ में? अब इससे पहले क्या था कि भाई औरंगजेब जो था उन्होंने इन तीनों पुत्रों को कहीं का सूबेदार बना दिया था। तो सूबेदार बना दिया था तो वहां से प्रश्न बनता है कि मुअज्जम जो था उसको कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? औरंगजेब ने कहाँ का सूबेदार बनाया था मुअज्जम को? तो याद होना चाहिए। तो यह था काबुल। काबुल का सूबेदार किसे बनाया था औरंगजेब ने? मुअज्जम को बनाया था भाई। प्रश्न तो बनता है। अब मोहम्मद आजम जो था, आजम, आ जाओ कभी एक रात गुजारो गुजरात में। आजम, गुजरात का सूबेदार। गुजरात का सूबेदार किसे बनाया? मोहम्मद आजम को बना दिया भाई। काम बख्श, काम करना है बीजो खेत में, तो बीजापुर।
काम बख्श को कहाँ कहाँ का सूबेदार बना दिया भाई? बीजापुर का सूबेदार बना दिया। इनको सूबेदार बनाया है तो आप भी सूबेदार बन जाओगे अगर इनको आप याद करोगे तो। कैसे याद करना है? शहजादा अकबर, 4 पुत्र थे औरंगजेब के। अकबर जो था वो पहले ही मारा जा चुका था, यह भी औरंगजेब की नीतियों का घोर विरोधी था। दूसरी बात, मुअज्जम जो था उसको काबुल का सूबेदार बनाया गया। मोहम्मद आजम जो था उसको गुजरात का सूबेदार बनाया गया। और काम बख्श जो था उसको बीजापुर का सूबेदार बनाया गया। इतनी सी बात आपको याद रखना है। 4-5 प्रश्न आप लोगों को याद हुए हैं इस क्लास में अभी तक। पहला, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? आप बताएंगे भाई 3 मार्च 1707 को ही। कहाँ हुई भाई? अहमदनगर में हुई। इसकी मृत्यु का दिन किस रूप में जाना जाता है इतिहास में? तो मुगल साम्राज्य के पतन का सूचक इस डेट को हम मान सकते हैं। और इस काल को अपन क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर मुगल काल कहते हैं। फिर औरंगजेब के कितने पुत्र थे भाई? 4 पुत्र थे। कौन कौन से? अकबर है, मुअज्जम है, मोहम्मद आजम है और काम बख्श है। अकबर जो था वो पहले ही मारा जा चुका था और मुअज्जम जो था उसको काबुल का सूबेदार बनाया था औरंगजेब ने। और मुअज्जम के बाद मोहम्मद आजम जो था उसको गुजरात का सूबेदार बनाया था और काम बख्श को बीजापुर का सूबेदार बनाया था। आजम, भूलना मत, आ जाओ गुजरात में। आजम गुजरात का सूबेदार था, मुअज्जम काबुल का सूबेदार था, काम बख्श बीजापुर का सूबेदार था। इतनी बात याद हो गई तो मैं और आपको एक बात बताता हूं। इन 4 पुत्रों में से अकबर पहले मारा गया और 2 जो मुअज्जम और मोहम्मद आजम थे उनकी लड़ाई होती है जाजऊ नामक स्थान पर। कब होती है? जून 1707 में। कब होती है भाई? जून 1707 में। बाप मरा है मार्च में और लड़ाई हो रही है जून में ही। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई और जून 1707 में दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। मुअज्जम के बीच में और मोहम्मद आजम के बीच में लड़ाई होती है जिसको उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। कहाँ पर हुआ था? औरंगजेब के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई कहाँ पर हुई? जाजऊ नामक स्थान पर, जिसे जाजऊ का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ? जून 1707 में। इतनी बात अगर आपको याद हो गई तो नेक्स्ट और बात बताऊं कि बचा है काम बख्श। कौन बचा है? काम बख्श बचा है। काम बख्श जो था उसको भी मुअज्जम ने मार दिया भाई। कहाँ पर मार दिया? किसने मार दिया? मुअज्जम ने मार दिया। कहाँ पर मार दिया ये भी पूछ लेते हैं। काम बख्श जो था वह जाजऊ नामक स्थान पर नहीं मरा, वह कहाँ पर मरा? हैदराबाद में। कहाँ पर मरा? हैदराबाद में। तो प्रश्न तो यहाँ पर बनता है, मतलब मुख्यतः जो उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू होती है वह जाजऊ नामक स्थान पर होती है। किन किन के बीच में होती है? मुअज्जम के बीच में और मोहम्मद आजम के बीच में होती है। कब होती है? जून 1707 में होती है। कौन विजेता होता है? मुअज्जम विजेता होता है। किसको परास्त करता है? मोहम्मद आजम को परास्त करता है। और काम बख्श का वध कहाँ पर करता है? हैदराबाद में काम बख्श का वध कर देता है। इस प्रकार औरंगजेब के बाद गद्दी पर वह कौन बैठता है? मुअज्जम। कौन बैठता है? मुअज्जम। अब हम आगे की बात करेंगे। देखिए, मुअज्जम जो था वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होता है। मुअज्जम क्या होता है? उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी होता है। और मुअज्जम जो होता है इसका मतलब क्या है? औरंगजेब के बाद में जो पहला उत्तराधिकारी बनता है वह बनता है मुअज्जम। आप ध्यान में रखेंगे, मुअज्जम पहला उत्तराधिकारी बनता है मुअज्जम। और मुअज्जम जो है उसका एक और नाम है बहादुर शाह प्रथम। ध्यान में रखना, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। प्रत्येक की चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बताएंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे। मुअज्जम और बहादुर शाह प्रथम। अब मैं लास्ट एक और बात बता देता हूं। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे उसमें प्रथम जो शासक था वह कौन था? बहादुर शाह प्रथम। और अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक को मैं बता देता हूं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। याद करने के तरीके के साथ अपन चर्चा करेंगे। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह द्वितीय जो है उसको जफर के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न बना हुआ है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बहादुर शाह प्रथम का मुअज्जम जो था, औरंगजेब का जो पुत्र था, मुअज्जम किस नाम से शासक बना? बहादुर शाह प्रथम के बाद में। ठीक है, औरंगजेब का अंतिम उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? अंतिम मुगल सम्राट जो माना जाता है वह बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर के नाम से शायरी लिखता था। इतनी बात अगर आपको याद हो गई तो हम चर्चा करते हैं बहादुर शाह प्रथम के बाद में कौन कौन शासक बनते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये अगर आप लोगों को याद हो गए,
बहादुर शाह है, जहांदर, बहादुर जहांदर, जहांदर शाह है। आप ध्यान में रखेंगे बहादुर शाह के बाद कौन बनता है? जहांदर शाह है। जहांदर के शाह के बाद बनता है फर्रुख शायर, फर्रुख शायर बनता है। फर्रुख शायर के बाद रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दरजात के बनता है रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद्दौला के बाद बनता है कौन? रफ़ी उद्दौला के बाद बन गया मोहम्मद शाह अहमद शाह है, मोहम्मद शाह है। कौन बनता है? मोहम्मद शाह है, मोहम्मद अहमद शाह है। कौन बनता है? आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय के बाद कौन बनता है? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के बाद बनता है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बाद कौन बनता है? अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय के बाद कौन बनता है? बहादुर शाह द्वितीय। इसका मतलब क्या है? मुअज्जम है, जहांदर शाह है, फर्रुख शायर है, रफ़ी उद्दरजात है, रफ़ी उद्दौला है, मोहम्मद शाह है, अहमद शाह है, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। इतने सारे बादशाह बन जाते हैं और आपको प्रश्न बहुत सारे खड़े कर जाते हैं कि कौन सा प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाएगा। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।